वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुछ इंप्लीकेशन आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिवैल्यूएशन मॉडल से भी रेलिवेंट है। ये स्प्रिंग 2021 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन है और इसका टाइटल है एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। तो क्वेश्चन की डिटेल्स हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है 1 जनवरी 2020 को, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंसेज हैं जिसमें शेयर कैपिटल और पार वैल्यू जहन में रखनी है कि ₹100 है। सो 250 मिलियन, फिर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लैंड और बिल्डिंग का अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन अगर टोटल कर लें तो 45 मिलियन बनता है। फिर प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू ₹45 मिलियन एंड ₹5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। थर्ड इंफॉर्मेशन में डिविडेंड दिया हुआ है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इसमें अब जो 2019 है उसका फाइनल बोनस डिविडेंड है 20% का, और इंटरिम कैश डिविडेंड जो है वो 10% का है। तो हमें जो इसमें से रिकॉर्ड करना होगा वो बेसिकली ये 20% रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि 2019 का जो फाइनल है वो 20 में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह 20 का इंटरिम रिकॉर्ड होगा जो कि डिक्लेयर हो रहा है विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। और जो 2020 का फाइनल है वो हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे 2020 में, वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि एल यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि हमें ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस है उससे भी पता चल रहा है। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020, यानी ईयर एंड पर भी रिवैल्यूएशन हुई है, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो ऊपर प्रॉफिट वगैरह की फिगर है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। तो लैंड और बिल्डिंग की हमें जो बिफोर इवैल्यूएशन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई हैं, लैंड की ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन नहीं है, और फिर रिवैल्यूड अमाउंट जो ईयर एंड पर असेस की गई हैं वो दी हुई हैं, जिसकी बेस पर हम रिवैल्यूएशन गेन और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। अपेरेंटली यहाँ पर हमें वैल्यू नज़र आ रही है कि कम हो रही है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस होगा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें एल एस्ट्राजेनेका लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 2019 का सारा डाटा नहीं है ऐसा जिसको हम के बेस पर हम वैसे भी बना सकें, तो हम सिर्फ 2020 का ही बना सकते हैं। और टोटल का कॉलम वैसे हम बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर हम वक्त नहीं लगाएंगे और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आंसर हम मेंशन करेंगे, एंटिटी का नाम लिखेंगे एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 2020 के ईयर एंड के लिए। यहाँ पर जो हमारे रेलिवेंट कॉलम है जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग बनेंगे, और इसमें जनरल रिजर्व नहीं है, इसके अलावा टोटल का कॉलम भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो रेलिवेंट हमें दिया हुआ है सिर्फ उसी को हम फोकस कर रहे हैं। फिगर्स क्योंकि मिलियन में है तो हम वही प्रिसिशन लेवल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दिसंबर 20 का ईयर एंड है, तो 1 जनवरी का जो स्टार्ट होगा वहाँ से हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं। सो इंफॉर्मेशन वन को यूज़ करते हुए हम ओपनिंग बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वी हैव 250, 138, 142 की रिटेन अर्निंग, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का टोटल कर लें तो 45। तो ये सारे जो हमारे पास अमाउंट थी इनको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके बाद हमें प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, क्योंकि नीचे जो रिवैल्यूएशन दी हुई है उसमें कुछ रिवैल्यूएशन लॉस भी है। वैसे तो रिवैल्यूएशन लॉस हम सरप्लस के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन अगर सरप्लस से एक्सीड कर रहा हुआ तो फिर वो अमाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट की फिगर की तरफ हम ज़रा बाद में आते हैं। अब हम देखते हैं डिविडेंड को। तो पहले हम लास्ट ईयर का जो फाइनल बोनस डिविडेंड है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, 20%।
वैसे तो आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ले सकते हैं कि जी 250 मिलियन है, इसका 20%, क्योंकि पार वैल्यू पर भी होना है तो दैट वुड बी 50 मिलियन। तो अगर हमने इनकॉर्पोरेट करना हो तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% कैलकुलेट करके 250 मिलियन का आप यहाँ पे ले सकते हैं, और क्योंकि डिविडेंड के तौर पर है तो इसलिए रिटर्निंग में से लेस किया। बट इसकी अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 250 मिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है हमारा। दैट वुड बी 2.5 मिलियन शेयर, और 20% बन जाएगा बेसिकली 0.5 मिलियन, और रुपीज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड गेट द आंसर 50 मिलियन। तो ये इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे हमने डायरेक्ट 20% कैलकुलेट किया था तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो रेलिवेंट डाटा है उसमें इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेंगे 2020 का, फाइनल डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड। तो 12% रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये 12% अब 300 मिलियन पर हमें अप्लाई करना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं। 36 मिलियन। तो डिविडेंड कैश डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग में से हमारा लेस हो जाएगा। टोटल का कॉलम हम नहीं बना रहे। अब जो रिवैल्यूएशन मॉडल है उससे रिलेटेड हमें चीज़ें दी हुई हैं तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और इसमें क्योंकि रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हो रही है तो जो ट्रांसफ़र है 5 मिलियन का ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफ़र है वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट आउट हो जाएगी और रिटर्निंग में इंक्लूड कर देंगे। अब हम आते हैं और जो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन से पहले 180 है, लैंड की 75 है, दोनों में हमें नज़र आ रहा है कि लॉस हो रहा है। सो इस डाटा को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, वरना इधर से हम शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैरिंग वैल्यू है हमारे पास, लैंड की गिवन है 75, बिल्डिंग की 240 माइनस 60 बन जाएगी 180 मिलियन। इसके बाद जो अमाउंट जिस पर हम रिवैल्यू कर रहे हैं वो भी गिवन है 65 एंड 158। तो दोनों में वैल्यू कम हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लैंड पर हमारा रिवैल्यूएशन लॉस 10 मिलियन का है, बिल्डिंग पर हमारा रिवैल्यूएशन लॉस 22 मिलियन का है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना अवेलेबल है तो वो भी देख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो का जो बैलेंस है अवेलेबल वो हमें देखना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब में अगर आप देखें तो 25 का लैंड में है और बिल्डिंग में 20। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की है, तो 20 में से 5 का जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 15। तो लैंड का तो जितना ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है उतना अवेलेबल था इस लॉस की एलोकेशन से पहले, दैट इज़ 25। बिल्डिंग में 5 का क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया तो वो रह जाएगा 15। अब इस हिसाब से अगर हम लॉस की एलोकेशन कर लेते हैं तो लैंड पर अगर आप देखें तो 10 का लॉस हुआ है, 25 का सरप्लस में बैलेंस मौजूद है, तो आप अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में चार्ज करेंगे 10। और बाकी जो 15 का रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो शो होता रहेगा।
तो उसमें कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, वो 15 का हमारा बैलेंस शो हो रहा होगा। अभी जब हम सारी वर्किंग कर लेंगे तो वो नेट आपको 15 का शो होता हुआ नज़र भी आ जाए। अच्छा, अब जो बात है इसमें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पे लॉस 22 का है, जबकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस 15 का अवेलेबल है। जो मैक्सिमम ओसीआई में तो हम 15 ही चार्ज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी, दैट इज 7। तो इस तरह से इसका लॉस टोटल हमारा बनेगा 22, तो इसका तो 10 ही है। तो अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई कि हमें प्रॉफिट और लॉस में 7 की अमाउंट चार्ज करनी है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि ये चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, उससे पहले 45 का है। तो 45 मिलियन के प्रॉफिट में 7 का जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन का, तो फिर हमारी अमाउंट्स आ जाएंगी। तो लेट्स रिकॉर्ड टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें हम प्रॉफिट को सेपरेट लिख देते हैं। 45 माइनस 7 दैट वुड बी 38, जो कि रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। फिर अब हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जो इफेक्ट है वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी वर्किंग वन जिस पर बनी हुई है। तो जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में हमने लॉस चार्ज किया है 10 का लैंड पे, 15 का बिल्डिंग पे, तो टोटल 25 का चार्ज करेंगे। अब हम सारी क्यू के डाटा को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो टोटल्स कर सकते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल का जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 300 मिलियन। शेयर प्रीमियम के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, 138 पर ही रहेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस 45 में से 5 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे ट्रांसफर हुआ, 25 का लॉस रिकॉर्ड हो गया, तो बाकी 15 बच जाएगा। और जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 25 में से 10 का एलोकेट हुआ, तो बाकी 15 ये बच जाना चाहिए लैंड से रिलेटेड। तो ये 15 लैंड से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड वाला तो खत्म हो गया। इसी तरह रिटेनिंग के कॉलम का टोटल करते हैं, तो दैट इज 99 मिलियन। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएं, साथ ही एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी थी जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। उसको इनकॉर्पोरेट करने से हमारे प्रॉफिट की फिगर भी कम हुई, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का लॉस, बेसिकली लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हुआ, तो उससे रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा डिक्रीज हुआ। ये इम्पैक्ट भी हमने रिकॉर्ड करने थे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स एंड नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी। तो जो स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो तो ट्रांजैक्शन विद ऑनर एंड नॉन ऑनर चेंजेस इन इक्विटी की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर शो कर दिए जाते हैं, जिसे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। ऑल्दो ये सेपरेट कॉलम के अंदर शो हो रहे होते हैं, यानी जो प्रॉफिट है वो हमारा रिटेन अर्निंग के कॉलम में शो हो रहा होता है, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रेलिवेंट रिजर्व का जो कॉलम होता है, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है या फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ट्रांजेक्शन विद ऑनर विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो शेयर कैपिटल जब भी इशू हो या रिडीम हो वो तो ऑनर के साथ ट्रांजेक्शन है। रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर भी ऑनर के साथ ट्रांजेक्शन है। बोनस इशू ऑफ शेयर में जिसमें कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा होता, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट जो हैं वो बेसिकली ऑनर को इशू किए जा रहे होते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन ऑनर के साथ होती है। प्रॉफिट की फिगर ऐसी है जो ऑनर की इक्विटी को तो अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो ऑनर के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन 3 है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज इज कॉल्ड। इसे ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं, और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। क्वेश्चन 4 है कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर द कंपनी ऑफर्स टू सब्सक्राइब, यानी लोगों को इसलिए ऑफर की जाती है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें, तो दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। तो प्रिसाइज दिस इज डेफिनेशन। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स दैट द इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय, यानी जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो दैट वुड बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर इट्स शेयर्स। तो जो अमाउंट
रिसीव हो चुकी है तो वो शेयर कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एन एंटिटी इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो इक्विटी होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है ये लॉ में शेयर कैपिटल है, लेकिन अकाउंटिंग में इसे लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को भी इक्विटी ट्रीट किया जाता है। सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होगा कि नेगेटिव बैलेंस है और ये फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। क्वेश्चन 9 है कि अ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹80 million फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th June 2019. It has share capital of 500 million. During the year, company has declared interim dividend of 10%. So, how this dividend shall be presented in financial statement for the year ended 30th June 2019? डिविडेंड को जब परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं होती, वो शेयर कैपिटल की परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के परस्पेक्टिव से ये है कि उनके पास जो शेयर थे उस पर उनको कितना डिविडेंड मिल रहा है। सो शेयर कैपिटल की अमाउंट 500 मिलियन हमारे लिए रेलिवेंट है और 10% का जो डिविडेंड है डिक्लेयर हुआ वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो 50 मिलियन जो अमाउंट बनेगी 500 का 10%, और ये रिटेन अर्निंग्स में से डिडक्ट की जाएगी इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो प्रॉफिट और लॉस में से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन 10 है अ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹80 million फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th June 2019. It has share capital of 500 million. The board of directors proposed a final dividend of 10% just after the year end for the year ended 30th June 2019. So how the dividend shall be presented in the financial statement for the year ended 30th June 2019. अब फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रपोज बेशक आपका 2019 के बीच में हो रहा हो या इसके फौरन बाद हो रहा हो, ये अप्रूव या डिक्लेयर होगा एजीएम में जो कि 2020 के ईयर में हो रही होगी, और जब अप्रूव होगा तभी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड 2019 के कॉन्टेक्स्ट में, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे अंडर IS 1, और जो ये ट्रीटमेंट डिस्कस हुई है प्रोपोज डिविडेंड की ये IS 10 के मुताबिक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी व्हेन राइट इशू ऑफ शेयर इज मेड। राइट इशू ऑफ शेयर जो है वो फॉर कैश किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं उनके एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में, लेकिन फॉर कैश होता है अमूमन अबव पार वैल्यू होता है और बिलो मार्केट वैल्यू होता है। तो इससे शेयर कैपिटल में भी इजाफा होता है और इससे शेयर प्रीमियम में भी इजाफा होता है। तो A एंड C वुड बी करेक्ट आंसर्स। Question 12 है which two of the following are usually shown in the statement of change in equity when bonus issue of share is made। तो बोनस इशू में बेसिकली जो है हम शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं। तो शेयर कैपिटल तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, अब शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो सकता है या रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे रिटेन अर्निंग के साथ वर्ड इंक्रीज लिखा हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता, तो डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम ही करेक्ट आंसर होगा। तो दैट वाज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13 है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू। तो इनको प्रॉफिट और लॉस में तो बिल्कुल कभी डेबिट नहीं करना, इक्विटी में डेबिट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि शेयर प्रीमियम में अगर बैलेंस हो तो उसको करते हैं, और शेयर प्रीमियम में बैलेंस अगर अवेलेबल ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग को करते हैं। क्वेश्चन 14 है कि इफ देयर इज नो बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू, फिर भी आपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं करना। तो पहली ऑप्शन तो हमारी शेयर प्रीमियम अकाउंट होगी, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग्स को करेंगे, यानी डायरेक्टली इक्विटी को डेबिट करना है आपने, प्रॉफिट और लॉस को डेबिट नहीं करना। क्वेश्चन 15 है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाता है और रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है। तो दैट वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 है a company has falling balances on 1st January 2019, share capital, share premium, revaluation surplus और returning given है। company made a right issue of 1 for 5 shares already held at ₹145 per share
What amount of share capital shall be presented in the statement of change in equity as at 31st December 2019 यानी ईयर एंड पर। तो शेयर कैपिटल का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 100 मिलियन है। उसके बाद जो हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसमें हम 145 पे इशू कर रहे हैं। 100 मिलियन रुपीज़ को रुपीज़ 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। उसको वो 1/5 करते हैं तो 0.2 आएगा। 0.2 को रुपीज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20 मिलियन से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा राइट इशू की वजह से, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 120। दैट इज़ आवर आंसर, 120 मिलियन। A company has falling balances on 1st January 2019. Share capital, premium, revaluation surplus, retained earning. Company made a right issue of 145 shares at rupees 145 per share. So what amount of share premium shall be presented? तो शेयर प्रीमियम का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 30 मिलियन। अब राइट इशू करने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ शेयर हैं 100 रुपीज़ का एक शेयर और 100 मिलियन का शेयर कैपिटल आ रहा है, तो 1 मिलियन शेयर्स हैं। इंटू 1/5 करेंगे 0.20 आ जाता है, और जो 100 रुपीज़ का पार वैल्यू निकाल दें तो एक्स्ट्रा 45 का प्रीमियम है, 45 से मल्टीप्लाई करें 9 मिलियन, तो टोटल बन जाएगा 39 मिलियन। दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन 18 है, अ कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1st January 2019, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग। कंपनी मेड अ बोनस इशू of 2 for 5 shares already held. What amount of share capital shall be presented in the statement of changes in equity? तो शेयर कैपिटल का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखें तो दैट इज 100 मिलियन। इसके बाद जब बोनस इशू होगा तो बोनस इशू में 100 मिलियन डिवाइड बाय 100, 1 मिलियन हमारे पास शेयर्स हैं, 2/5 0.4 मिलियन बन जाएगा। 0.4 इंटू रुपीज़ 100, क्योंकि ये पार वैल्यू पर होता है, तो दैट वुड बी 40। और फिर 31 दिसंबर जो क्लोजिंग टाइम है उस पर हमारा बैलेंस होगा 140 मिलियन फॉर शेयर कैपिटल। क्वेश्चन 19 देखते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटर्निंग गिवन है, और कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 ऑफ 4/5। तो व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? तो जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जब बोनस इशू करेंगे तो आपका 100 मिलियन का रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, विच मीन्स कि आपके पास जो शेयर नंबर ऑफ शेयर हैं वो 1 मिलियन बनते हैं। उसका 2/5, 245 यानी 0.4 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आप इशू कर रहे होंगे, और एक शेयर की पार वैल्यू 100 है, तो बोनस इशू पार वैल्यू पर होता है। 0.4 इंटू रुपीज़ 100 वुड बी 40 मिलियन। अब वैसे तो ये जो बोनस शेयर्स हैं ये शेयर प्रीमियम अकाउंट से भी इशू हो सकते हैं और ये रिटेन अर्निंग से भी इशू हो सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज ये करती हैं कि पहले कुछ अमाउंट जो शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। तो लेकिन ये कि किया ये जाता है ताकि एंटिटी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो हैं वो मेंटेन रह जाएं, तो शेयर प्रीमियम से को पहले यूज़ कर लिया जाता है। तो शेयर प्रीमियम लेट्स से अगर हम इसी एग्जम्पशन को अप्लाई करें तो 40 में से 30 का यूज़ हो जाएगा, तो इसका बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो 10 है वो रिटेन अर्निंग में से ले लिया जाएगा। इस एजम्पशन को लेकर चलते हैं तो हमारा शेयर प्रीमियम जो है उसका बैलेंस नील होगा ईयर एंड पर। क्वेश्चन 20 है हमारे पास कि कंपनी के पास फॉलोइंग बैलेंसेज हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग ऑन 2 जनवरी 2019 यानी ईयर एंड के बिल्कुल स्टार्ट में। ऑल द रिवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज़ 90 मिलियन। अच्छा, 90 मिलियन के डिस्पोज ऑफ कर दिए, लेकिन इसका मतलब है कि उनका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रियलाइज हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 32 मिलियन है। इंटरिम डिविडेंड 5% का पे किया है, फाइनल डिविडेंड 8% का प्रपोज किया है। वट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019? तो रिटेन अर्निंग का सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस है वो ले लेते हैं 35 मिलियन। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस जब ऐसे डिस्पोज ऑफ हो गए तो उनसे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रिटर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो रिटर्निंग बढ़ जाएंगी। फिर प्रॉफिट जो हुआ है 32 मिलियन का, इसकी वजह से रिटर्निंग बढ़ जाएंगी। 5% का इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे, तो इंटरिम डिविडेंड 5% शेयर कैपिटल पर अप्लाई होता है, 5% ऑफ
100 मिलियन दैट वुड बी 5 मिलियन। डिविडेंड की वजह से हमारी रिटर्निंग कम हो जाएगी। जो फाइनल डिविडेंड है वो अभी प्रपोज्ड है, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर में जब अप्रूव हो जाएगा तो तब रिकॉर्ड होगा। तो 2019 के एंड पर हमारा बैलेंस बनता है 82 मिलियन। ये हमारी रिटर्निंग का बैलेंस होगा 31 दिसंबर 2019 को। यही हमारा आंसर है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर 21 to 36 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब तो प्रेजेंट होते हैं। गुडविल एक एसेट है, इक्विटी का आइटम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिप्रेजेंट जो है अपेयर नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू। फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फिर ज़्यादा होगा कि फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल कर भी प्रॉफिट बचे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। यूजली ग्रॉस प्रॉफिट ही ज़्यादा होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से कम होता है। रिटेन प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। नहीं, इक्विटी का ही एक चीज़ रिटेन प्रॉफिट हिस्सा है तो उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है उसके से। बेसिकली जो रिटेन प्रॉफिट्स हैं वो इक्विटी से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम होंगे, कुछ शेयर कैपिटल होगा, कुछ और रिजर्व होंगे। रिटेन प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये करेक्ट है कि एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी उसके रिटेन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये इस एजम्पशन के साथ है कि फिर कंपनी ने डिविडेंड कम पे किया है। अगर एक कंपनी 100 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करती है और 110 मिलियन का डिविडेंड पे कर देती है तो उसके रिटेन प्रॉफिट कम हो रहे होंगे इवन आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट। तो एज्यूमिंग दैट के डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं किए गए तो रिटेन प्रॉफिट एट ईयर एंड जो है वो बिगनिंग वाले से ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट कंसीडर करेंगे। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन का गेन भी बेसिकली कंप्रिहेंसिव इनकम के तौर पर ही शो हो रहा होता है। अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज ऑन हैंड, तो कैश एट बैंक का बैलेंस चेंजेस इन इक्विटी में शो नहीं होता, ये आंसर होगा। डिविडेंड पेड भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजली फिक्स्ड, ये तो ट्रू है, यूजली फिक्स्ड होता है। शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ वोटिंग राइट, नहीं, मोस्टली दे डोंट हैव वोटिंग राइट और समटाइम्स दे हैव रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा। फिर बाकी भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर्स यूजली हैव अ प्रेफरेंस एज टू एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी जब एक एंटिटी की वाइंडिंग अप होती है तो जब उनके एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर, तो ये बात भी ठीक है। और प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, बाद में ऑर्डिनरी को मिलता है, तो ये बात भी ठीक है। सो द ओनली नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। 25 देखते हैं। रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज, तो इनको लाइबिलिटी समझा जाता है, नाम में इनके शेयर आ रहा होता है लेकिन इनको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है सब्सटेंस के हिसाब से। रेलिवेंट स्टैंडर्ड IS 32, IFRS 9 वगैरह बनते हैं इसके। सो बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, कि नाम में तो शेयर्स है लेकिन नेचर लाइबिलिटी वाली है, तो अकाउंटिंग जो है वो लाइबिलिटी वाली होगी, प्रेजेंटेशन लाइबिलिटी वाली होगी। क्वेश्चन 26 है कि एनी अनपेड डिविडेंड, जो अभी तक डिविडेंड पे नहीं हुआ, इज कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक। यानी अगर किसी साल में डिविडेंड पे नहीं हो सका तो अगले साल वो फिर मिलाकर पे करना होगा। ऐसा सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है। सो ऑर्डिनरी शेयर्स में तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नाम से भी पता चल रहा है कि किस में क्यूमुलेट होगा, तो वो ऑप्शन बी ही हमारा सूटेबल और करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो बेसिकली जब एक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, यानी रिटेन अर्निंग का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडिशनल शेयर इशू। एडिशनल शेयर इशू से जारी बात है शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
रिटेन अर्निंग के बैलेंस पर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और शेयर कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ ही होगा। क्वेश्चन 29 है कि Xavier Limited issued 5,000 shares of rupees 10 par value to its shareholder. These shares were issued at a premium at a price of rupees 25 per share. So the correct journal entry to record the transaction is, तो एंट्री अगर हम पास कर लेते हैं तो 5,000 शेयर्स 25 के हिसाब से इशू किए तो 125,000 का तो कैश आना चाहिए और पार वैल्यू 10 रुपीज़ है तो 50,000 बनेगा शेयर कैपिटल और एक्स्ट्रा जो 15 रुपीज़ हैं वो शेयर प्रीमियम में चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारी करेक्ट एंट्री बनती है दैट शुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 देखते हैं। डायनेस्टी लिमिटेड इशूज 1 मिलियन रुपीज़ 10 शेयर्स एट रुपीज़ 50 फॉर एच शेयर, यानी 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि क्या इंक्रीज़ होगा क्या डिक्रीज़ होगा। इसकी भी अगर हम एंट्री पास कर लें तो फिर समझने में आसानी रहेगी कि आपके 1 मिलियन शेयर जो हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से जब आप इशू करेंगे तो आपके पास 50 मिलियन का कैश आ जाएगा। शेयर कैपिटल तो आप पार वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे रुपीज़ 10 मिलियन और एक्स्ट्रा 40 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम में जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 मिलियन से इंक्रीज होगा और शेयर प्रीमियम इंक्रीज होगा 50 मिलियन से, 40 से होगा। बी में करेक्ट है। सी के अंदर ये गलत है और डी में जो है 30 मिलियन की अमाउंट जो लिखी हुई है वो गलत है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 31 है हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 150 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम ऑफ रुपीज 50 मिलियन एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। If the ordinary share capital is 250 million and share premium is 120 million at the end of financial year, how much did the ordinary share with share premium issue raise? यानी इंक्लूड विद शेयर प्रीमियम आपने बताना है। तो बड़ा सिंपल है कि हम कहते हैं कि जी ओपनिंग टाइम पर दोनों का बैलेंस 200 मिलियन था, क्लोजिंग टाइम पर दोनों का बैलेंस 370 मिलियन था। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ कितने से हुआ है 170 मिलियन से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है इस तरह की फिगर, जिससे पता चलता है कि कितना कैश फ्लो आया है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। तो 170 मिलियन इज़ द आंसर। क्वेश्चन 32 है कि Gigantic Limited opening retained earning balance was 150 million. It made a net profit for the year ended 31st March 2020 of rupees 30 million. During the year, ordinary dividend of 50 paisa per share was paid on 40 million ordinary share. What was the retained profit for the year ended 31st March 2020? So opening से closing balance calculate कर लेते हैं। opening balance 150 million, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है हमें 30 मिलियन का, इससे हमारा रिटर्न का बैलेंस बढ़ जाएगा। डिविडेंड जो पे किया है 50 पैसा 40 मिलियन शेयर्स पे, दैट वुड बी 20 मिलियन। तो हमारा जो ये इससे डिविडेंड से हमारा रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 160 मिलियन। तो दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 33 देखते हैं कि एसके लिमिटेड पेड रुपीज़ 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन रुपीज़ 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, ये बेसिकली पार वैल्यू नहीं है तो इसको रुपीज़ को काट लेना चाहिए, यहाँ पे ये करेक्शन कर लें। रिटेन प्रॉफिट वाज 120 मिलियन। व्हाट वाज एसके लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेसिकली अगर आप रिटेन प्रॉफिट लेते हैं कि जो रिटेन किया हुआ है वो 120 है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है। डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 50 मिलियन शेयर्स पे 10 पैसा के हिसाब से, दैट वुड बी 5 मिलियन। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट ना किया होता तो ऐड बैक कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट होता वो 125 होता। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है, वो ऐड बैक नहीं करेंगे हम, वो तो प्रॉफिट की फिगर उसके बाद ही आनी चाहिए। डिविडेंड की जो फिगर है वो प्रॉफिट के बाद जाके लेस हो रही होती है। तो 125 मिलियन वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। टैक्स को तो रिकॉर्ड नहीं करते हम चेंजेस इन इक्विटी में। लॉन्ग टर्म लोन्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होते हैं। रिवैल्यूएशन गेन बिल्कुल शो होता है।
रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये इक्विटी का बैलेंस तो है, क्लोजिंग बैलेंस और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होता है, लेकिन और गेन से ही बनता है, लेकिन इटसेल्फ ये एक एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। सो एंट्री के तौर पे सिर्फ रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन 35 है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 अ कंपनीज रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज फ्रॉम ₹300,000 टू 380,000, यानी 80,000 का उसमें इजाफा हो गया, और ये लैंड से रिलेटेड रिवैल्यूएशन है, यानी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का चक्कर नहीं है। एट द स्टार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज प्रॉपर्टी हैड बीन वैल्यूड एट 810,000, यानी साल के शुरू में 810,000 की है। एज्यूमिंग दैट नो प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कि प्रॉपर्टी की रिवैल्यूड अमाउंट पे सारी स्टेटमेंट हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ओपनिंग वैल्यू आपके पास 810,000 है, 80,000 का गेन ड्यूरिंग द ईयर आया है, तो इसका मतलब है कि रिवैल्यू होकर अब अमाउंट 890 हो गई होगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी नहीं है। तो 890,000 इज करेक्ट। क्वेश्चन 36 है, ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है किस्म का, क्या डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट द कंपनी हैज़, तो बेसिकली रिटेनिंग अकाउंट जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस होने का मतलब है कि प्रॉफिट के बजाय एंटिटी को लॉसेज हुए हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बजाय एक्यूमुलेटेड लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स थे जो हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।